भागलपुर नाम के एक राज्य में मनदीप नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। मनदीप बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वह एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से रहता था। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है ना, बेसन ना घी ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मनदीप वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो मन में सोचने लगता है, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं यह सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊं और कहां से लेकर जाऊं? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं एक काम करता हूं, क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊं, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सब सोचता सोचता मनदीप अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे मनदीप, तुम आओ आओ और बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी हैं? भाई मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी है, यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मनदीप की ऐसी बातें सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा, यह गरीब आदमी भला कहाँ से चुकाए, उधार इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो मनदीप भाई। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई है और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से रामू की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर एक बार तो रामू घबरा गया, लेकिन वह तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मनदीप, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वो ठंडी हो जाएगी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनदीप वहाँ से चला जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, रामू मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का वह दिखावा कर रहा था। उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता मनदीप चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर मनदीप ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे भाई, तुमको नहीं पता, यह इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वह भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और कल पूरे गांव की दावत है। चलो ठीक है भाई, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज बेसन के लड्डू खाने की है। क्या करूं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर मनदीप अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ ही देर में उसके मन में एक उपाय आया और वह बहुत खुश हो गया और वह वहाँ से चल पड़ा और सीधे बाजार में चला गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुँचा। राधे राधे सेठ जी, आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होगी? राधे राधे भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है, इसलिए कल वह गांव में भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है। हमारी तरफ से ठाकुर साहब को बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए ठाकुर साहब को? यह तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केवल इतना कहा है कि किशनलाल सेठ के यहाँ पर पता कर लेना कि उनके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन उनसे नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, हम तो एक तरफ से बोरियां लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बोरियां बेच देते हैं, लेकिन अभी हमारे गोदाम में कम से कम 40 या 50 बोरियां तो पड़ी ही होगी। और मुझे जहां तक पता है, इतने में ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है, तो वह मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूं। अरे ओ सोनू, जल्दी इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो।
ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने ठाकुर साहब को दिखा देगा। फिर मनदीप ने वहां से पाम भर बेसन लिया और वहां से चला गया और फिर वह चलता चलता एक घी के व्यापारी के पास गया। राधे राधे सेठ जी। जी राधे राधे भाई। घी के 60 पीपे होंगे। 60 क्यों, पूरे 100 पीपे मिल जाएंगे। लेकिन तुम आए कहां से हो? किसने भेजा है तुम्हें? गांव के ठाकुर साहब ने। कल गांव में भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि खुले घी में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो मेरे यहां से घी गया था वो घी क्या मिलावटी था? जाकर कह दे अपने ठाकुर साहब से लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले। नमूना मुना मैं नहीं देता। सेठ की बात सुनकर मनदीप हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। किशोर फिर दूसरे व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें अभी घी देता हूं। फिर व्यापारी ने नमूने के तौर पर मनदीप को एक केतली में घी दे दिया। मनदीप बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहां से चलता बना और चलते चलते वो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उससे भी यही बोला कि उसे गांव के ठाकुर ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। तो व्यापारी ने उसे गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई तुम, ये गुड़ की डेली, और ये गुड़ बड़ा ही अच्छा गुड़ है, और जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास और जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरियां भिजवानी है। अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप तो सारा सामान ले आए। चलिए अब मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ और आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। फिर मुस्कान ने कुछ ही देर में लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। संजोग की बात है कि उसी दिन रात को उस राज्य के राजा रघुवीर सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे, तो वह चलते चलते मनदीप की झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दी हो, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड्डू अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अरे मेरा दोस्त वो राजू है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था, तो वह बोल रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी कुछ मीठा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहां पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे लड्डू में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो मैं घर में एक भी दिया नहीं जलाऊंगी। फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खाने लगे और उसी समय राजा रघुवीर सिंह भी उस झोपड़ी के अंदर आ गए और कौटिल और उनके साथ बैठकर लड्डू खाने लगे। और दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर लड्डू खा रहा है। राजा के लड्डू खाने से लड्डू जल्दी ही खत्म हो गए। अरे भाग्यवान, अपने लड्डू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? मुस्कान ने फिर तुरंत दिया जलाया तो मनदीप ने देखा कि वहां पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वो पति पत्नी हैरान हो गए। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मेहमान हूं। लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। लो, इस खुशी में तुम ये सोने के सिक्के की पोटली मेरी तरफ से उपहार समझकर ले लो। नहीं नहीं भाई, तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान को कुछ खिलाने के लिए कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने लड्डू चुपचाप खा लिए। वो लड्डू मेरी पत्नी के लिए कम पड़ गए। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी पत्नी के लिए लड्डू बनाने का सामान इकट्ठा करके लाया था। मनदीप का बात सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम ये सामान किस प्रकार लेकर आए थे? फिर मनदीप ने बिना झूठ बोले सारी बात उस राजा को बता दी कि कैसे उसने बेसन और गुड़ का इंतजाम किया था और अभी यह सारा सामान भी खत्म हो चुका है, इसीलिए और लड्डू नहीं बनाए जा सकते। ओ, तो ऐसी बात है। मुझे माफ करना मेरे मित्र, मजाक में ही तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में मैं बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी लेने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसीलिए तुम मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम रघुवीर सिंह राजा के दरबार में जाना, अवश्य ही वह तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। ऐसा कहकर राजा रघुवीर सिंह वहां से चले गए और महल में आकर उन्होंने अपने राजवस्त्र पहने और अब अपने एक पहरेदार से बोले, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम मनदीप है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुस्कान ने अपने पति मनदीप को उठाया। आज आपको राजा के यहाँ जाना है? जी सुनिए जी। जी, आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो। क्या आप वहाँ खाली हाथ जाओगे? आपको महाराज के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए।
अरे भाग्यवान हम इतने गरीब हैं, हमारे पास महाराज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल में देखिए क्या होता है। मनदीप राजमहल की ओर चल दिया। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे मिलने के लिए एक मनदीप नाम का व्यक्ति आया है। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ, मेरे सामने उपस्थित करो। फिर उस मनदीप को अंदर लाया जाता है। महाराज की जय हो, मेरा नाम मनदीप है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा था कि तुम महाराज से मिलने जरूर जाना, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ मनदीप, वह व्यक्ति मैं ही हूँ। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई बात नहीं मनदीप, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। महाराज ने मनदीप को सोने से भरा हुआ एक पोटली दिया। मनदीप सोना पाकर बहुत खुश हुआ। उसने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, अब मैं इस सोने से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। यह कहकर मनदीप वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और मनदीप मुस्कान खुशी से रहने लगते हैं।